नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बजने वाले हैं और वक्त हो गया है दंगल का। एक तरफ भारत की तारीफ हो रही है कि हमने कोरोना के संक्रमण की रफ्तार बाकी दुनिया के देशों के मुकाबले थाम रखी है, लेकिन बड़े देशों में भारत शायद इकलौता ऐसा देश होगा जो कोरोना से भी लड़ रहा है और इस वक्त तंग सोच वाले लोगों से भी। कोरोना के वक्त में देवदूत बने स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले के बढ़ते मामलों के बीच अभिनेता सलमान खान तक को आज एक वीडियो संदेश जारी करके कहना पड़ा कि डॉक्टर्स पर हमले करोगे, कोरोना से भागने की कोशिश करोगे तो बच नहीं पाओगे। सलमान खान का यह वीडियो चेतावनी देता है कि कोरोना के संकट काल में भारत की समस्याओं में यह भी एक ऐसी मुसीबत है जो हमारी लड़ाई को कमजोर कर रही है। इसलिए आज हम डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों, सफाई कर्मियों और पुलिस कर्मियों पर हुए हमलों के खिलाफ दंगल करेंगे। हम आज बोल रहे हैं, भाईजान की सुनो, डॉक्टरों पर तो रहम करो। पहले आपको सुनवाते हैं सलमान खान ने क्या कहा, उसके बाद आगे की बात। ये कमाल है, डॉक्टर आपकी जान बचाने के लिए आए, नर्सेज आपकी जान बचाने के लिए आए और आपने उन पर पत्थर बरसा दिया। जो कोरोना से डिटेक्ट हो रहा है, वाह, वो हॉस्पिटल से भाग रहा है। भाग के जाओगे कहां? किस ओर भाग रहे हो? जिंदगी की ओर भाग रहे हो या मौत की ओर भाग रहे हो? सलमान खान जैसे अभिनेता को ये बात कहनी पड़ी है क्योंकि इस देश में कोरोना की मुसीबत के बीच मुरादाबाद में डॉक्टर निशाने पर आए। इंदौर में स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला हुआ था। सूरत में डॉक्टर पड़ोसी से प्रताड़ित हुई है। डॉक्टरों पर हमले और बदसलूकी की ऐसी घटनाओं की लंबी सूची बन चुकी है जो न सिर्फ बर्बर है बल्कि कोरोना के इस संकट काल में बड़ी मुसीबत भी है। लेकिन चंद जोकरों की वजह से ये बीमारी फैली जा रही है। अगर आपके एक्शन ऐसे नहीं होते तो पुलिस के रिएक्शन वैसे नहीं होते। अगर आपके एक्शन ऐसे नहीं होते तो हजारों पुलिस वालों को, हजारों डॉक्टर्स को, नर्सेस को और आवाम को कोरोना वायरस नहीं होता। इतने लोगों का काम तमाम नहीं होता और अभी तक हम सब वापस से काम पे लग गए होते। वैसे तो कर्मचारियों पर हमले को लेकर राज्य सरकारें गंभीरता दिखाने की कोशिश कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी टीम 11 की मीटिंग में तय किया कि स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मी या पुलिस कर्मियों पर कहीं भी हमला होता है तो सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA के तहत कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश में जानबूझकर कोरोना छिपाने पर भी कड़ा एक्शन होगा। पहले भी स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले के मामलों में यूपी सरकार और MP सरकार NSA के तहत कार्रवाइयां कर चुकी है, लेकिन सवाल सिर्फ कानून का नहीं, सोच का भी है, जिसे चुनौती देने की जरूरत है। मान लिया बड़े ताकतवर हुआ, बड़े बहादुर हुआ, कितने बहादुर, इतने ताकतवर हुआ कि आप अपने परिवार वालों को कंधा दोगे, उनकी अर्थी उठाओगे। इतना जिगर है आपका? क्यों आप यमराज और मलिकुल मौत बनना चाहते हो? और क्यों अपने परिवार के लोगों पे इन्ना लिल्लाह है और राम नाम सत्य है पढ़ना चाहते हो? हर बात के दो पहलू होते हैं, इसके भी दो ही हैं। एक पहलू यह है कि हम सब रहें, दूसरा पहलू यह है कि कोई ना रहे। आप डिसाइड करो। आज तक ब्यूरो। सब शुक्रिया अदा करो। तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ कौन कौन से मेहमान होंगे। हमारे साथ तस्लीम अहमद रहमानी होंगे जो कि अध्यक्ष हैं मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के। हमारे साथ डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा आ गए, सीनियर कंसल्टेंट है प्राइमस अस्पताल के। हमारे साथ डॉक्टर गौतम भंसाली होंगे, वो संक्रमण रोग विशेषज्ञ हैं मुंबई से। हमारे साथ MH खान आ गए हैं, वो राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सबका स्वागत है दंगल में। सबसे पहले MH खान साहब, सलमान खान को भी मैदान में उतर के कहना पड़ा कि डॉक्टरों को तो बख्श दो। आखिर ये कौन सी सोच है, कौन सी जहनियत है जो इलाज करने वाले डॉक्टर पर भी पत्थर फेंकने को उतर जाते हैं लोग? जी रोहित जी, मैं सबसे पहले तो इन लोगों को बहुत बुरी तरह से कंडेम करना चाहता हूं कि ये इंसानियत के खिलाफ है। और जो हमारे मेडिकल से और चाहे सफाई कर्मचारी हो, चाहे पुलिस के लोग हों, जो रात दिन अपनी जान हथेली पर लेकर काम कर रहे हैं, कोरोना से लड़ने का काम कर रहे हैं, ये वो कौन सी सोच है मेरी समझ में नहीं आता। आप देखिए, तबलीगी जमात के लोग अगर ऐसी सोच रखते हैं
तो मैं समझता हूं कि पूरे मुसलमानों को इसमें ब्लेम नहीं करना चाहिए। रोहित सरदाना जी, आपने देखा होगा तबलीगी जमात के अलावा किसी मुस्लिम समाज के आदमी में ऐसे कोरोना पॉजिटिव पाए नहीं गए हैं। तो ये तबलीगी जमात के लोगों ने जो काम किया है, ये इंसानियत के खिलाफ काम किया है, ये इस्लाम के खिलाफ काम किया है, ये भाईचारा के खिलाफ काम किया है। इनके ऊपर जो है सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूं, अगर उत्तर प्रदेश में ऐसी हरकतें हो रही हैं, उत्तर प्रदेश हमारा बिल्कुल नॉर्मल स्थिति में चला जाता अगर इन लोगों ने यह हरकत न की होती। तो मैं तो कहता हूं इन पर 302 से लेकर 307 और जुर्माना जो है 1 करोड़ से ऊपर का लगना चाहिए। आज आप देखिए सऊदी अरेबिया में एक भी आदमी को अगर हरकत करते पाया जाता है तो 1 करोड़ का जुर्माना होता है, एक आदमी को फांसी तक की सजा दे दी गई है। तो इसमें सख्त होना पड़ेगा। आपको शासन को, प्रशासन को ऐसे लोगों को निंदा करने से काम नहीं चलेगा। सारे मुसलमानों को इन लोगों ने बदनाम कर दिया है। सारे मुसलमानों को ये कहते हैं, मैं ये साफ साफ कहता हूं, ये लोग वो लोग हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते, ये लोग वो लोग हैं जो मौला अली मुश्किल को नहीं मानते, ये लोग वो लोग हैं जो करबला वालों को नहीं मानते, ये लोग वो लोग हैं जो गौस पाक को नहीं मानते, जो वलियों को नहीं मानते, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते। ऐसे लोगों को मुसलमान की कैटेगरी में रखना मैं समझता हूं उचित नहीं होगा। इनको बुरी तरह से जो भी कानून लाना चाहे सरकार, केंद्र सरकार लाए और इनको पनिशमेंट दे। देखिए, मैं कहता हूं कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले भी कहा कि वबा से बचो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी में बैठ के कहा, जब बहुत तेज बारिश हो रही थी तब आपने ऐलान करवाया हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कि आप ए बिलाल ऐलान कर दो कि मस्जिदों में लोग ना आए क्योंकि बारिश हो रही है, इससे लोगों को तकलीफ होगी। तब जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, हम किसके मानने वाले हैं? हम शैतान के मानने वाले हैं क्या, जो शैतानियत फैला रहे हैं, जो इंसान की दुश्मनी फैला रहे हैं? आज इंसानों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए। डॉक्टर एमएच खान जो है बड़ी से बड़ी सजा देनी चाहिए। नहीं, डॉक्टर एमएच खान, आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि इसको सारे मुसलमानों से ना जोड़ा जाए, कोई जोड़ भी नहीं रहा। जमात को लेके ही सवाल उठे पहले दिन से और जमात को लेके ही अभी भी सवाल उठ रहे हैं, आप खुद भी उठा रहे हैं। लेकिन यह कहना जायज है क्या कि हर इलाके में केवल जमात के ही लोग हैं जहां जहां पत्थर फेंके जा रहे हैं? यह कहना जायज है क्या तबलीगी जमात का रसूख और उसका असर इतना बड़ा है कि हर इलाके में जहां चले जाइए वहां जमात से जुड़े लोग हैं और वो छतों पर चढ़ के पत्थर फेंक रहे हैं डॉक्टरों पर? या जमात की आड़ में आप सबको बचा लेना चाहते हैं? अभी नहीं, मैं तो सबको कहता हूं, अगर जमात का लोगों का रोल बहुत ज्यादा आ गया है सरदाना जी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि और लोग नहीं इसमें शामिल हैं, और लोग भी शामिल हैं, उनको भी सजा होनी चाहिए। लेकिन जमात के लोगों ने ऐसा ऐसा खेल खेला है, ऐसा ऐसा कारनामा किया है। अभी कानपुर में अभी पकड़े गए हैं, देखिए मदरसे के बच्चों को में कोरोना फैला रहे हैं। अरे मैं तो अपनी बात कहना चाहता हूं, मैं सब धर्म समभाव की बात करना चाहता हूं, मैं सब इंसानियत की बात करना चाहता हूं, मैं हिंदुस्तान की एका की बात करना चाहता हूं। आज हिंदुस्तान में अगर इन लोगों ने जितना बवाल मचाया है, अगर ये ना करते तो दूसरों की हिम्मत भी ना होती। आज उसके आड़ में दूसरे लोग भी फायदा उठाना चाहते हैं। मैं उन सभी लोगों को कंडेम करना चाहता हूं और डॉक्टर्स को, पुलिस को, सफाई कर्मी को मैं सलूट करना चाहता हूं और मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप हौसला बुलंद रखिए। हम सब आपके साथ हैं, पूरा हिंदुस्तान आपके साथ खड़ा है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई के लिए मैं आपसे, आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूं कि मत देखिए कि कौन किस जात बिरादरी का है। अगर वो तबलीगी जमात का है तो रहम मत करिए। मौलाना साहब कहाँ है? मौलाना साहब कहाँ है जिसने ये ऐलान किया था कि मस्जिदों में जाके मरो? आज वो ऐलान क्यों नहीं कर रहा है कि मस्जिदों में मत जाओ, अपने अपने लोगों को इलाज के लिए बाहर ले आओ? मौलाना साहब की अपील क्यों नहीं आ रही है? मैं तो यही कहता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट मौलाना साहब को अभी तक पकड़ने में नाकाम रही है, उसको पकड़े और उसके ऊपर जो है सारी लोगों से अपील करवाए कि हाँ अपने अपने लोग किनारे हो जाओ और अपनी अपनी जांच कराओ, अपना इलाज कराओ। खान साहब, पहली बात तो ये कि मौलाना साहब एक बार अपील कर चुका है, अगर आपको ध्यान ना हो। जब पहला ऑडियो वायरल हुआ उसके बाद मौलाना साहब की तरफ से अपील की गई, ये भी बताया गया कि मैं आपको भले ही मस्जिदों में बुला रहा था लेकिन मैं खुद अब क्वारंटीन में आ चुका हूं डॉक्टरों की सलाह के बाद। लेकिन आज का जो सवाल है वो तबलीगी जमात के सवाल से थोड़ा और बड़ा हो जाता है। कौशलकांत मिश्रा डॉक्टर है, कौशलकांत मिश्रा मुरादाबाद में तो चलिए मान लिया कि जमात के लोग थे, अगर ये कह रहे हैं एमएच खान कि उन्हीं के असर की वजह से लोग पत्थर मारने लगे। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में जहां डॉक्टर ड्यूटी रूम में मौजूद है और डॉक्टर के साथ मारपीट या इस तरीके की हरकत करने की कोशिश हो रही है, ये कौन सा धर्म या कौन सी शिक्षा या कौन सी सीख है जो मरीज को ये कहती है कि डॉक्टर का कॉलर पकड़ लो, गला पकड़ लो, लड़ाई करो, उसके साथ मारपीट करने लगो, थूकने लगो उस पर?
डॉक्टर कौशल, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। हर जगह पे अगर हम अब पूरा सुन पा रहे हैं। स्टेटिस्टिक्स देखें, अब सुन पा रहे हैं, बोलिए बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ सरदाना जी, बहुत 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 दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि ज्यादातर जो देखा गया है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को देखा गया, और उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, जो लोग सेकुलरिज्म के चश्मे के पीछे छुप करके कम्युनलिज्म का खेल खेलते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज इनको बचाने की कोशिश कर रही है। आप देखिए बहुत सारे लोग हैं, वो आजकल एक स्पेशल ग्रुप करके बना दिया गया है। जब डॉक्टर की चोरी होती है तो डॉक्टर का नाम अखबारों में बड़ा बड़ा छपता है, उसकी फोटो छपती है। जब डॉक्टर से कोई गलती होती है तो उसको पूरी तरह से पब्लिकली एक्सपोज किया जाता है। लेकिन जब लोग मारते हैं पत्थर तो उनके नाम को छुपा दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है? ये डुअल स्टैंडर्ड क्यों होता है? जब तक प्रूफ नहीं होता तब तक वो आदमी मुलजिम नहीं होता, मुजरिम नहीं होता, मुलजिम होता है। तो ये मामला अगर जब डॉक्टरों पे आता है तो डॉक्टरों की फोटो छपती है। आप लोग ही बड़ा बड़ा दिखाते हैं कि डॉक्टर नहीं डाकू है, और जब उस समय की बात आती है तो डॉक्टर का नाम, पता, एड्रेस, हॉस्पिटल सब लिखा जाता है। लेकिन आज जब आ रही है तो बात आती है सेकुलरिज्म के चश्मे के पीछे छुपने की। ये केवल और केवल पॉलिटिक्स हो रही है। मेरा ये मानना है कि वो लोग जो भी किसी भी कम्युनिटी को, मैं ये नहीं कह रहा हूं एक पर्टिकुलर, जो भी लोग किसी भी कम्युनिटी को, चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित, ब्राह्मण, जो भी हो, सबका नाम बड़ा बड़ा पोस्टर पे लगा करके उनको पब्लिकली शेम करना चाहिए। और इमीडिएटली, जैसा हमारे से पहले भाई साहब बोल रहे थे, उन्होंने बिल्कुल सही बोला कि सऊदी अरेबिया में जैसे गोली मारने का आदेश दिया गया है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट का आदेश दिया है, जब तक हमें ये दिखेगा नहीं एक्ट कि आज मैंने गलती की और कल मेरे को पनिशमेंट मिला, फास्ट ट्रैक कोर्ट इसके लिए बनाई जानी चाहिए। पब्लिकली लोगों को एक्सपोज करना चाहिए और स्ट्रांग कदम उठाने चाहिए। जैसा कल यूपी गवर्नमेंट में योगी जी की सरकार ने ले जाके उनको बंद किया, इसी तरीके से हर जगह उनको एक्सपोज करें और पब्लिक को ये मैसेज दें कि हाँ, उनको कठोर कदम उठाया जा रहा है, उनके ऊपर स्ट्रांग कार्रवाई हो रही है। जब तक ऐसा नहीं होगा, वो किसी भी जाति और धर्म के होंगे, वो ऐसा करते रहेंगे। हाँ, मैं उस कम्युनिटी से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि कृपया उन्हीं के लोग, लीडर्स आगे आएं और उनसे समझाने की कोशिश करें और कहें कि ये लोग जो भी डॉक्टर हैं, डॉक्टर ही नहीं, उसके साथ नर्स है, उसके साथ हेल्थ स्टाफ, उसके साथ सफाई कर्मचारी, और सबसे ज्यादा फ्रंट पे इन सबसे भी पहले आते हैं पुलिस वाले। जिस तरीके से पुलिस वालों के साथ बर्ताव हो रहा है, उनको डॉक्टरों को भी बचाना है, उनको सोसाइटी को बचाना है। तो इस समय जब हम कम्युनलिज्म और सेकुलरिज्म का खेल खेल रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। नहीं, आप एक बात जो कह रहे हैं कौशल कांत मिश्रा जी, उसको मैं थोड़े और बड़े पर्सपेक्टिव में लेके जाना चाहता हूं। डॉक्टर बंसाली हमारे साथ आ गए हैं, गजेंद्र चौहान भी हमारे साथ होंगे, अभिनेता हैं, और साथ ही तस्लीम रहमानी भी हमारे साथ आ गए। डॉक्टर बंसाली, देश इस समय बीमारी से लड़े, कोरोना से लड़े, जिसने पूरी दुनिया को घुटनों पे ला दिया है, और भारत अभी तक कोशिश कर रहा है कैसे ना कैसे कंटेन कर ले। इतनी बड़ी आबादी है हमारी, अगर फैल गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। उसमें बीमारी से लड़े कि जाहिलियत से लड़े? 4 पुलिस वाले लगाए हैं डॉक्टर के साथ क्या, कि भाई इसकी जान बचाने जाओ, कोई इसको मारने ना लगे कहीं? जी, आज देश जो है एक बहुत ही बड़ी महामारी से जूझ रहा है, बहुत बड़ी तकलीफ से जूझ रहा है। आप देख रहे होंगे कि अमेरिका के अंदर, इटली के अंदर कितनी भयावह स्थिति हो गई है। हमारी सरकार, हमारे लोगों ने इतना प्रोएक्टिव होकर काम किया है। हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो नर्सेज हो, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, सब लोग आगे आके जी जान से लग करके अपने घर परिवार, हम हमारे घर से निकल के आते हैं, हमारे बच्चे हमारे को गेट पे छोड़ने के लिए आते हैं, जैसे उनको लग रहा है कि हम लोग बॉर्डर पे जा रहे हैं कोई बहुत बड़ा युद्ध करने के लिए। हमारी वाइफ, हमारे माँ बाप घर में बैठे हुए, वो हमें बार बार पूछते कि तुमको जाने की जरूरत क्या है, लेकिन हम हमारा फर्ज समझ के हम लोग सड़क पे आ रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग आज तक कोरोना वायरस के पास में कोई नहीं जाता है, कोई पॉलिटिशियन आज तक कोरोना वायरस के पास में नहीं गया है, लेकिन हम डॉक्टर्स लोग कोरोना वायरस के पेशेंट के पास जाते हैं, हम लोग काम कर रहे हैं। पर हम लोगों का काम है बचाना, मारना हमारा काम नहीं है। हम डॉक्टर्स लोग इस चीज में ट्रेन नहीं है कि हम वापस मारे किसी को। हम लोग ट्रेन है कंस्ट्रक्टिव काम करने के लिए। लेकिन ये क्या तमाशा लगा रखा है, पहले क्लैप फिर स्लैप, ये तो एक बहुत ही भयावह स्थिति है। हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हम लोग आके आके इस चीज से लड़ रहे हैं। कितने हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर, कितने हमारे हेल्थ स्टाफ है जिनको कोरोना वायरस हो रहा है दूसरों को बचाने के लिए। लेकिन हम तभी दूसरों को बचा पाएंगे जब हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन मुझे बहुत बड़ा आश्चर्य होता है इस देश के अंदर कि जब छोटी मोटी दूसरी घटनाएं होती है, उसके अंदर अवार्ड वापसी गैंग, वो सब लोग बीच में आ जाते हैं। आज जब फ्रंटलाइन वॉरियर के ऊपर, डॉक्टर्स के ऊपर, ये जो कुछ विशेष संप्रदाय के लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट कुछ लोग जो भटके हुए हैं या भटकाया गया है,
वो लोग आकर के अगर इस तरह की हरकतें करते हैं, एक भी अवार्ड वापसी गैंग का आदमी नहीं आया, एक भी बार मुनव्वीर राणा ने आके कुछ भी शायरी शेरो शायरी नहीं की, एक बार भी आमिर खान ने आकर के कुछ भी नहीं बोला। जो आमिर खान अपनी वाइफ को लेके बोलता है कि हमें डर लगता है इस देश में रहने का, सलमान खान ने तो आज बोला ना, सलमान खान आगे आए, उन्होंने एक वीडियो मैसेज निकाला बाकायदे, डॉक्टरों के पक्ष में कहा कि आप डॉक्टर को मार दोगे तो आपको कौन बचाएगा। जी, सलमान खान मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। 2 दिन पहले मेरी सलमान खान से बात हुई। सलमान भाई ने बोला कि मुझे बहुत दुख हो रहा है कि ये लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, मैं अपील करूंगा, इन सबसे जाहिर करूंगा और मैं इनको डांटूंगा भी, मैं इनको फटकारूंगा भी। और सलमान खान ने आज इतना बड़ा अच्छा एक अपील करके किया है। पर वो जो अवार्ड वापसी कहेंगे वो लोग कहाँ गए? लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूँ, जिनको जो करना है करें, हम लोग पॉलिटिकल लोग नहीं है, हम डॉक्टर से, हमारा काम बचाना है, हमारा काम मानना नहीं है। कुछ भी कैसी भी परिस्थिति होगी, हम डॉक्टर लोग काम कर रहे हैं और हम करेंगे। हम कंस्ट्रक्टिव लोग हैं, हम लोग डिस्ट्रक्टिव लोग बिल्कुल भी नहीं। ठीक, तस्लीम रहमानी सुना आपने, वो कह रहे हैं कि पहले क्लैप्स और फिर स्लैप्स। डॉक्टर अगर मार खाएगा तो बचाएगा कैसे फिर? और जो लोग डॉक्टर जा रहे हैं वो अगर किसी ऐसे इलाके में जा रहे हैं जहां कोरोना पॉजिटिव लोग मिले हैं, तो क्या इसका मतलब यह कि छतों पर से पत्थर बरसाए जाए उन पर? देखिए रोहित, ये जो इंदौर का वाकया हुआ था या कल जो मुरादाबाद का वाकया हुआ, इंदौर में तो लोगों ने खुद ही कुछ दिन के बाद माफी मांगी आके। सर माफी मांगने के बाद दोबारा वाकया हो गया वैसा हुआ है, उसकी अखबारों में बाकायदे पूरे पेज का विज्ञापन देके माफी मांगी गई, उसके बाद फिर वैसा वाकया हो गया। एक बार अभी जो जी हुआ था वो भी, और अभी जो कल मुरादाबाद में हुआ, उसके बाद कम्युनिटी के अंदर से खुद कितनी स्ट्रांग वॉइस उठी है। वो सलमान खान तो खैर सेलिब्रिटी हैं, उनकी आवाज सब जगह जाती है, बड़ा स्पेक्ट्रम है उनकी आवाज का जाती है, लेकिन उसके अलावा कम्युनिटी, आपने शायद इमरान मसूद को नहीं सुना आज सुबह, जो सहारनपुर वाला है, और भी बहुत बहुत बड़ी तादाद में, यानी आमतौर पर गली मोहल्लों में जो हम लोगों से बात करते हैं वहां से भी कितना स्ट्रांग रिजेंटमेंट है इस वाक़े के खिलाफ, आपको शायद उसका अंदाजा नहीं होगा, बट वो है और वो निंदनीय है, वो काबिल मजम्मत है, वो भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है और कोई उसको अप्रूव नहीं कर सकता। उसको रोकने की कोशिश भी हर तरफ से की जा रही है, की जाएगी, हमेशा की जाएगी, और सिर्फ कोरोना से नहीं उसके बाद भी की जाती रहेगी। एक सवाल मेरे जहन में यहाँ ये उठता है रोहित, ये लोग जो ऐसा कर रहे हैं, क्या ये मानसिक रोगी हैं, बीमार हैं, ये इंसान है या हैवान है, ये जानवर हैं? इनको समस्या क्या है? क्या कोई समस्या है? क्यों ऐसा हो रहा है? कारण क्या है? क्या हम कभी उस कारण की तरफ भी नजर डालेंगे? निंदा तो कर रहे, निंदा की जाए, निंदनीय है तो की जाएगी, कर रहे, सब कर रहे, जेल भी जा रहे, एनएसए भी लग रहा है, वो भी होना चाहिए, ठीक है, उसको भी कोई रिफ्यूज नहीं कर सकता, बट क्या कारण भी समझने की कोशिश करेंगे? क्या आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? इस पर भी कोई ना कोई गहन विचार होना चाहिए। ऑफ कोर्स हम किसी कीमत पर कम्युनलाइजेशन को अफोर्ड नहीं कर सकते, और इसलिए नहीं कि मुसलमान चूंकि यहाँ पर कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी है, पीछे की कम्युनिटी है, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकती, ऐसा नहीं है। जब देश 137 करोड़ लोगों का होता है, तो उसमें अगर 10 लोग भी किसी वजह से परेशान होते हैं तो कोई ना कोई इंपैक्ट पूरे देश पे होता है। अगर 15% लोग को अब साइडलाइन कर देते हैं और बिल्कुल ही हाशिए पे लगा देते, उसका इंपैक्ट पूरे देश पे होना है। ये बात आज कोई समझे या ना समझे, तो लेकिन कल जरूर ये बात समझ में आ जाएगी। मुझे लगा आप स्टडी करके आए होंगे कि इसका कारण क्या है, क्यों कर रहे हैं ऐसा लोग। को मना करते कि मुसलमान हमारे घर में ना आए, नहीं तो क्यों, कारण इसका क्या है? मेरे पास दसियों वीडियोस आ रहे हैं सर, वीडियो आपके पास भी आ रहे होंगे, सब लोगों के पास आ रहे हैं। आप क्वारंटीन सेंटर्स में जाके देखिए, मेरे पास आज भी अभी भी वीडियो मौजूद है। आप उनकी दशा देखिए क्या हो रहा है और बिहेवियर क्या हो रहा है अंदर। आप देखिए, आपने परसों पढ़ा, सरकार उसका खंडन कर रही है कि अहमदाबाद में एक हॉस्पिटल में मुसलमानों के लिए अलग वार्ड बना दिया। उससे पहले बॉम्बे के हॉस्पिटल में कोरोना के पेशेंट एंड नॉन कोरोना पेशेंट दोनों को एक साथ मिला के रखा गया। फैसिलिटीज जो नॉर्मल हाइजीन के जो पैरामीटर्स है वो नहीं लिए जा रहे। ये खबरें बाहर निकल के आ रही है। केवल एक कम्युनिटी के लोगों के लिए हो रहा है आपके हिसाब से? खौफ पैदा हो रहा है कि क्वारंटीन सेंटर, अगर मैं कह रहा हूं, मैं आपकी बात जिसको सरकार ने आपने खुद कहा कि खंडन कर दिया। तस्लीम साहब, आपने बड़ी तफसील से निंदा की, कंडेम किया, उसके बाद आप जस्टिफिकेशन पे आए हैं कि भाई ये लोग क्यों कर रहे हैं। इसको मैं ऐसे जस्टिफाई करता हूं कि उनको आपने वार्ड में अलग अलग कर दिया, इसलिए वो डॉक्टर को मारेंगे।
आपने एक साथ कोरोना पेशेंट नॉन कोरोना पेशेंट रख दिया, इसलिए वो डॉक्टर को मारेंगे। सर घर से अगर सैंपल लेने जा रहे हैं तब क्यों मार रहे हैं डॉक्टर को? उसका भी कारण बता दीजिए फिर मुझे, कि वीडियो आया था सब्जी वाले का इसलिए वहां से पत्थर मारने लगे वो। नहीं, पहली चीज तो ये कि जस्टिफिकेशन नहीं है, जस्टिफिकेशन हो ही नहीं सकता, और ना मैं जस्टिफाई कर रहा हूं। अगर मैं जस्टिफाई करूं तो मुझसे बड़ा मुजरिम कोई नहीं, इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता, इसकी सिर्फ निंदा हो सकती है। लेकिन हमको अगर इसे रोकना है तो तब हमें इसके कारणों को भी देखना पड़ेगा, इसलिए मैंने वो कारण दिया है। वो जस्टिफिकेशन बिल्कुल नहीं है, इसे हरगिज ना समझा जाए ये जस्टिफिकेशन है। आप कोई मर्ज अगर से लड़ना चाहते हैं तो उसके लिए उसके कारण को पहले देखना पड़ता है, फिर हम ट्रीट दी कॉज। ये दो डॉक्टर्स यहां बैठे हैं, आधा डॉक्टर मैं हूं, थोड़ा पहले कि मैं डॉक्टर के पास जाऊं, प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट इज ट्रीट दी आप कॉज। अगर आप कम्युनिटी में काम करते हैं करेंगे तो आप बीमारी को दूर नहीं कर सकते। आप क्योंकि कम्युनिटी में काम करते हैं, इसलिए मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं। उसके बाद मैं डॉक्टर कौशल कांत या डॉक्टर भंसाली के पास जाऊंगा या एमएच खान के पास जाऊंगा। आप मुझे यह बताएंगे कि कम्युनिटी को यह यकीन दिलाने में कि पोलियो ड्रॉप्स असल में पोलियो को दूर करने की दवाई है, नसबंदी की दवाई नहीं है, आपको कितने साल लगे या इस देश को कितने साल लगे? और उसका कारण क्या था? उस वक्त तो व्हाट्सएप पे वीडियो नहीं आते थे सर, कह रहे हैं वो, उस वक्त तो अस्पताल में अलग अलग वार्ड नहीं बनाते थे क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं थी। अगर आपके कारणों से मैं जाऊं तो ये बिल्कुल आप या क्योंकि मोदी से नफरत है या मोदी से विरोध है आप लोगों को, आपने जो तो इसलिए इस मामले को आप ऐसे जस्टिफाई करेंगे कि पत्थर मारना चाहिए ऊपर से चढ़ के डॉक्टर पर भी। देखिए मैं आप देखिए मेरी मुंह में जबान मत डालिए सर, मैं आपके मुंह में जबान नहीं डाल सकता। फिर कह रहा हूं, आप जो कह रहे हैं पढ़े लिखे आदमी है, इसीलिए आपसे पूछ रहा हूं साफ साफ। आप साफ से बोलते हैं इसलिए पूछता हूं आपसे। ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, ये निंदनीय है। मैं ये बात मानता हूं कि आपने अगर इस वक्त में पोलियो ड्रॉप्स की मिसाल दी है, एक तो आप उस वक्त वो वाले मुर्दे उखेड़िए नहीं, वो हमारी कम्युनिटी के अंदर से कुछ जाहिल लोगों का फैलाया हुआ जहर था। तो ये भी तो वही है सर, इनको भी तो आप जाहिल कह के कवर करते हैं। ये याद रखिए। और ये जहर भी, ये जो जहर है छोड़ नहीं रहे, उसको साफ किया ना, उसको क्लीन किया हमने। आज देखिए कौन है पूरे देश में जो पोलियो ड्रॉप्स को इंकार कर सके? कोई नहीं करेगा, इसलिए कि साफ किया हमने उसको। इसी तरीके से आज इसका कोई जस्टिफिकेशन, जितने साल उसमें लगे यहां उतना समय नहीं मिलेगा। हमको ये सफाई जब यहां करनी है, ये छूत की बीमारी है, एक से एक में फैलती है। अपने आप को ब्रेक द चेन ही आपका लक्ष्य है। सुन लीजिए रोहित जी, मैं अपने आप को मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर एक्सक्लूसिव नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे सामने देश भी है। देश नहीं है तो मैं नहीं हूं, और मैं नहीं हूं तो देश नहीं है। बिल्कुल एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। मैं अपने आप को मुसलमान के खाने में बंद नहीं कर सकता, मुझे पूरे देश को देखना होगा। अगर मुझे तकलीफ हो रही है तो देश को हो रही है, और देश को तकलीफ हो रही है तो मुझे हो रही है। ये बात कम्युनिटी को भी समझनी है, मुझे भी समझनी है, और देश को भी समझनी है, पूरे देश को समझनी है। ये बात यही तो सवाल है, मुसलमानों को नहीं समझनी है। यही तो सवाल है जनाब, कि ये बात जो आप अब अंत में कह रहे हैं, गजेंद्र चौहान आपने भी सुनी होगी जो बात तस्लीम रहमानी कह रहे हैं, ये बात लोगों को समझा क्यों नहीं पा रहे? मौलाना साहब हैं लखनऊ के, फिरंगी महली, उन्होंने बाकायदे फतवा निकाला कोरोना के खिलाफ। निकालना पड़ा क्योंकि मौलाना साहब की तकरीरें जब सुनी गई, टीवी पर चली, तो यह शक हुआ कि कहीं और लोगों के मन में भी ऐसी बातें ना बैठ जाएं जो वो मस्जिद में सुना रहे थे मरकज में बैठ के। उनको फतवा निकालना पड़ा बाकायदे। आज सलमान खान को खड़े होकर कहना पड़ा इंडस्ट्री से कि अगर मुझे मानते हो तो कम से कम डॉक्टरों को पत्थर मत मारो। ऐसी नौबत क्यों आ रही है? रोहित भाई, मैं उसी बात को चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि कोई भी कम्युनिटी 100% खराब नहीं होती। उसके अंदर कुछ शरारती तत्व होते हैं जो इन बातों को लेके आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या होता है, कम्युनिटी के जो बड़े लोग होते हैं ना, उनका ये फर्ज बनता है कि वो जो है कम्युनिटी के दूसरे लोगों को समझाएं, ये संदेश दें कि भाई ऐसा मत करो। अरे भाई, डॉक्टर्स जो हैं, जिनको हम भगवान का रूप बोलते हैं, आज भगवान का रूप सिर्फ डॉक्टर्स नहीं है, सारी एसेंशियल सर्विसेज वाले जो हैं वो भगवान का रूप ही हैं। आपके घर अगर भगवान आएगा तो क्या आप उसे पत्थर मारेंगे? किसी भी रूप में किसी भी कम्युनिटी का भगवान आपके घर आएगा तो आप उसे पत्थर मारेंगे क्या? तो मैं और दुनिया का कोई भी डॉक्टर रोहित भाई किसी भी मरीज को मारने के लिए इलाज नहीं करता, उसको ठीक करने के लिए करता है। यह अलग बात होती है कि उसकी बीमारी उसके ऊपर हावी हो जाती है तो वो चला जाता है। मेरे घर में मेरा बेटा डॉक्टर है, किस मेहनत से वो काम कर रहा है ये समझ में आता है। आज देश के सारे डॉक्टर्स, और बड़ी शर्म आती है चैनल्स पे ये देखते हुए कि वो औरतें, अनपढ़ औरतें खड़ी होकर पत्थर मार रही हैं, ईंटें मार रही हैं उन डॉक्टर्स को जो उनको बचाने की, उनकी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो सफाई कर्मचारी, वो मीडिया कर्मचारी, वो पुलिस कर्मचारियों को किस तरह से मारा गया है कई स्थानों पे, ये बड़े शर्म की बात है। मैं यहां तमाम बैठे हुए मुस्लिम भाइयों से, जो उस समाज के बड़े लोग हैं, जैसे आज सलमान खान
साहब ने बड़ी ही निवेदन से उन्होंने सब लोगों से प्रार्थना की है कि भाई ऐसा ना करें। मैं कहूंगा कि जितनी भी एसेंशियल सर्विसेज हैं, सबके लिए सब कम्युनिटी के बड़े लोग ये प्रार्थना करें, ये निवेदन करें, ये जारी करें ऐसा कुछ एडवाइजरी कि भाई इनको काम करने दें, इनके ऊपर कोई पत्थरबाजी ना करें, इनके मारपीट ना करें। तो मेरा मतलब है कि यहां जितने भी रहमानी साहब बैठे हैं, दूसरे इस्लाम के बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, मैं सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि भाई आप लोग निवेदन कर दीजिए कि प्लीज, आपकी कम्युनिटी आपकी सुनती है, आपकी कम्युनिटी आपकी बात को बड़ी गहराई से लेती है। आज हमारी फिल्म इंडस्ट्री के मुझे गर्व होता है कि सलमान खान साहब ने खड़े होकर ये प्रार्थना की है कि ऐसा ना किया जाए। और डॉक्टर्स को मारने के लिए तो बड़ी शर्म की बात है, जिसे आप भगवान का रूप देते हैं, आप उसे मार रहे हैं। जी एमएच खान साहब, कहां कमी रह गई है, कहां चूक हो गई है? ये जो बात तस्लीम रहमानी कह रहे हैं कि कोई ना कोई कारण होगा, जो वो इशारा कर रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं उसको? जो वो कहना चाह रहे हैं बिटवीन द लाइंस, जो मैं समझ पा रहा हूं, वो ये कह रहे हैं कि आप अगर मुसलमानों को मार्जिनलाइज करेंगे, उनको परेशान करेंगे, तो उसका नतीजा ऐसी शक्ल में आएगा। क्या आपको लगता है कि ये उसका नतीजा है जो राजनीतिक तौर पे कभी कभार इस देश में हो जाता है? सरदाना जी, मुझे जरा सा 30 सेकंड दीजिएगा, मैं पूरी बात रखना चाहता हूं। देखिए, एक कहावत है गांव में, जमालो आग लगा के दूर खड़ी हैं। आप देखिए, जमालो आग लगा के दूर खड़ी हैं। देखिए, ये मौलाना साद ने जो ट्रेनिंग दिया है, आज वो कह रहा है कि हाँ, आप कह रहे हैं कि उसने अपील कर दिया, ट्रेनिंग जो दिया है उस पर अमल हो रहा है। मौलाना साद असली जिम्मेदार है। और मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि एक वाकया फिर मैं सुनाता हूं आपको। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे जो पैगंबर है, उन्होंने कहा कि रात में सोते वक्त 40 घर बाएं 40 घर दाएं देख लो कि कोई भूखा तो नहीं सोया है। अगर कोई भूखा सोया है तो तुम्हारा खाना हराम है। उस पर उन्होंने ये नहीं कहा कि हिंदू देखना, क्रिश्चियन देखना, यहूदी देखना। तो ये जो काम किया मौलाना साद ने, तबलीगी जमातियों ने, तो ये किसको मानने वाले लोग हैं? क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले लोग हैं ये? क्या इस्लाम को मानने वाले लोग हैं ये? कतई नहीं। मैं कहता हूं, मैं साफ साफ कहता हूं रोहित सरदाना जी, बचने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों को कटघरे में खड़े करने की जरूरत है। और मैं कह रहा हूं कि ये शुरुआती दौर में इन्होंने जो काम किया, वो बहुत गंदा काम किया है। इसमें बचने का कोई सवाल नहीं है। हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि इन्होंने, तबलीगी जमात ने सारे मुसलमान कौम को बदनाम किया है। और इन लोगों को कतई माफ मत करिए। अपील से काम नहीं चलेगा सरदाना जी, कानून का राज चलाइए। कानून में सख्त सख्त सजा दिलवाइए इनको कि आइंदा देश पे कोई संकट अगर पड़े तो ऐसे सांप्रदायिक बातें ना करें। सांप्रदायिक बातों को आड़ लेकर कि एक कम्युनिटी के लिए मत खड़े होइए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। ये हिंदुस्तान का आईन कहता है। और हिंदुस्तान का आईन को जो नहीं मानता है, जो हिंदू मुसलमान करता है, वो देशद्रोही कहलाएगा, वो देश प्रेमी नहीं कहलाएगा। नारायण जी, ये आग लगा के बैठ गया घर में। आप कह रहे हैं कि अपील किया, अपील नहीं मानी जाएगी, उसकी कोई मानी जाएगा। उसने ट्रेनिंग जो दिया है वो चल रही है, उसकी ट्रेनिंग चल रही है, उसकी अपील नहीं चल रही है। ठीक है, ओके। मैं डॉक्टर कौशल के पास जाऊं, उसके पहले तस्लीम रहमानी कुछ कहना चाहते हैं। तस्लीम साहब, बोल लीजिए। नहीं, मैं ये कह रहा था रोहित के, मैंने जो आखिरी जुमला कहा कि देश मुझसे है और मैं देश से हूं, उसमें आपने बिटवीन द लाइन कुछ पढ़ने की नहीं सर, मैंने उसके की। पहले वाले में और पढ़ा। जो मैं नहीं कह रहा था वो आपने पढ़ लिया। आपने जो छुपाया सर, मैंने उसको बिटवीन द लाइंस पढ़ा। जब ये कह जो रहा आपने साफ गोई से कहा, वो तो कहा ही आपने साफ गोई से। जब देश है और उसमें देखिए, मैं कोरोना को आप भी पढ़ रहे हैं, डील कर रहे हैं, मैं भी पढ़ रहा हूं, मैं भी डील कर रहा हूं। मैं अगर उस बहस पर करने आया तो बहुत ज्यादा फिर आप कहेंगे कि आप पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। आप अभी तक 2.5 लाख आपने टेस्ट हुए हैं देश में। आप देख सकती है सरकार पूरा स्टैटिस्टिक्स के किन किन रीजन में कहा किए, किन किन लोगों के किए। अच्छा, अब आप ये भी कहना चाहते हैं कि भाई मुस्लिम इलाकों में टेस्ट नहीं किए सरकार ने जाके? 12,000 के करीब। नहीं सर, खुल के बोलिए ना तस्लीम साहब। जो लोगों का आप आधा छुपा आधा ढका क्यों करना चाहते हैं? टीवी पर बैठे साफ साफ बोलिए ना, सामने सामने। एनालाइज कर लिया। नहीं सर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने एनालाइज किया है, आपने अध्ययन किया है तो बता दीजिए ना। आप बोलिए, अगर आप में हिम्मत है, आपके पास फैक्ट है ये कहने का कि इस देश की सरकार ने मुस्लिम इलाकों में टेस्ट नहीं किया, तब बोलिए ना, बोलिए फिर। 2.5 लाख आपने टेस्ट का क्राइटेरिया क्या बनाया है? और जहां जहां टेस्ट करने गए डॉक्टर, वहां आपने क्या दिया सर? पत्थर मारे औरतों ने छतों पे चढ़ के, पत्थर मारे लोगों ने इंदौर की गलियों में घेर घेर कर डॉक्टरों को। जहां टेस्ट करने गए थे सर, वहां क्या दिया था आपने?
ये अजीब तरीका नहीं है क्या सर? नोटबंदी हो गई तो आपने कहा कि साहब मुस्लिम इलाकों के एटीएम में पैसा नहीं डाल रहे, कोरोना हो गया तो आप कह रहे हैं कि साहब मुस्लिम इलाकों में टेस्ट नहीं कर रहे। तस्लीम साहब, अभी आप कह रहे हैं देश मुझसे है, मैं देश से हूं, उसके बाद आप ऐसी बातें करते हैं। आप मौलाना साहब से कम है क्या? आप मौलाना साहब से कम है क्या सर? नहीं, कोरोना तो जाएगा। चीन से 3 महीने में चला गया, हमारे देश से शायद उससे पहले हम भगा देंगे सब मिलके कोरोना को। पत्थर मार के सर भाग जाएगा। पत्थर मार के आप लोग ये कर रहे हैं वो वायरस वो यहाँ पर जम जाएगा। वो अगर जमा तो उसका नुकसान किसको है? क्या वो देश को नुकसान नहीं होगा? नहीं। अब आपको अगर आईना दिखा देंगे सर तो आपको बुरा लगना लग जाएगा तुरंत। आपको आईना दिखा देंगे तो आप ये कहेंगे कि हम देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सर ये आपके साथ बैठे हैं एमएच खान साहब, अमूमन देश के बहुत सारे राजनीतिक मामलों पे प्रधानमंत्री जी ने कहा था, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि किसी को नौकरियों से ना निकाला जाए। आप बताइए मीडिया में क्या हो रहा है? कितने लोग नौकरियों में हैं, कितने लोग निकाल दिए गए, कितना सैलरी कट हो रहा है? नहीं, मेरी भी बात सुन लीजिए ना सर। एक एक करके विषय पे बात करें ना सर। सैलरी कट की आपको चिंता है? 6 बजे का कार्यक्रम देखिएगा आज, आपको पता लगेगा उद्योग जगत के कौन कौन से लोग, कौन कौन से चेहरे इसी चैनल पर बैठकर उस विषय पर बात करेंगे। लेकिन इस समय जब मैं एक विषय पर बात कर रहा हूं तो आपको सैलरी कट की चिंता है, क्योंकि आप भाग जाना चाहते हैं इस विषय से, क्योंकि आईना देखना आपको पसंद नहीं आता। आप तुरंत दूसरे पर आरोप मढ़ने लगते हैं। यही एमएच खान जब राजनीतिक मामलों में आपके समकक्ष, आपके समानांतर उन्हीं बातों पर बोलते हैं और वैसा ही बोलते हैं जैसा आप वैचारिक तौर पर आपके नजदीक होते हैं तो आपको अच्छे लगते हैं, लेकिन आज आपको वो बुरे लगने लग जाएंगे क्योंकि वो आईना दिखा रहे हैं आपको, क्योंकि दबे छुपे आप तो उनको कुछ नहीं, वही मौलाना साहब जैसी बातें कर रहे हैं। अलग मंत्रालय बनवाइए रोहित साहब, इनके लिए अलग मंत्रालय बनवाइए, जो जानकारी दीजिए। ये देश के राष्ट्रपति हैं, अल्पसंख्यक मंत्रालय भी बना हुआ अलग से देश में। जितनी जानकारी हो रही सब रहमानी साहब को दीजिए। अलग मंत्रालय बना के इनको बैठाइए कि हाँ रहमानी साहब आज ये हमने किया, रहमानी साहब आज हमने ये किया। इन पे ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए। आज ये बैठ के यहाँ पर नाटक न करिए रहमानी साहब, आप साफ साफ बात बोलिए कि हाँ ये गलती की है, हमारी तबलीगी जमात लोगों ने गलती की है। आप घुमाइए 15%, 85%, ये क्या है? देश को क्या ले जाया जाता है? पार्टी में अभी है या नहीं है मुझे मालूम नहीं, आपका विचार क्या है मुझे मालूम नहीं। मैं आपसे बहस नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे बहस नहीं कर रहा और न मैं आपकी किसी बात को कंडेम या अप्रूव कर रहा हूँ। मैं इस देश में जो अभी संकट चल रहा है उस संकट पे कंसंट्रेट रहना चाहता हूँ। आप उससे डेविएट एक सेकंड, मेरा रिक्वेस्ट है दोनों से, मैं अपने विचार से रास्ता, अच्छा एक सेकंड प्लीज, मेरा निवेदन है दोनों से, एक दूसरे पर कोई निजी टीका टिप्पणी नहीं, प्लीज दोनों की आवाज डाउन करते हुए ये बताते हुए, एक तो निजी टीका टिप्पणी नहीं करें, ठीक है? राजनीतिक तौर पर आप एक जैसे हैं, अलग अलग हैं, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। देश इस समय जिस संकट के दौर से गुजर रहा है उसमें जरूरी है कि सबकी सोच, सबकी दिशा, सबका तरीका एक ही हो। लेकिन उसमें भी अगर यह तलाशा जाएगा कौशल कांत मिश्रा कि जाओ जरा चेक करके आओ किन इलाकों में ज्यादा टेस्टिंग हुई, किन इलाकों में कम, तो फिर लोग क्या समझेंगे? इसका क्या मतलब निकाला जाएगा? यही तो मौलाना साहब कर रहा था मरकज में बैठ के, ये तस्लीम रहमानी कर रहे टीवी पर बैठकर। ये सारे वही लोग हैं जो सेकुलरिज्म के चश्मे और सेकुलरिज्म के पर्दे के पीछे छुप करके कम्युनिज्म का खेल खेलते हैं। अगर हम इसको शुरू से देखना शुरू करें, पल्स पोलियो की ड्रॉप हो, चाहे हम दो हमारे दो का नारा हो, चाहे आज का कोरोना हो, एक पर्टिकुलर ग्रुप, अब तस्लीम रमानी साहब बोल रहे थे ना, आखिर इसके पीछे सोच क्या है, रीजन क्या है? तस्लीम रमानी जी आप हमारे साथ आइए, आके आवाज उठाइए। सबसे पहले सोच ये है कि जो आपके मदरसे चल रहे हैं उस मदरसे का जो कैरिकुलम है वो मॉडिफाई होना चाहिए, वो चेंज होना चाहिए, वो सेंटर बोर्ड के साथ एसोसिएट होना चाहिए, उसमें क्या पढ़ाया जाता है, क्या लिखाया जाता है। अगर आप सच में सोच सही चाहते हैं तो आइए इसी चैनल पर बैठ के आज पूरे नेशन से कहिए कि हाँ जो पूरा जो मदरसों में पढ़ाया जाता है उसको चेंज किया जाए, उसको नेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ले जाया जाए। अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे सोच की बात है ना, इसमें आइडियोलॉजी की बात नहीं है, इसमें सोच की बात है। एक सेकंड कौशल जी, ये माइंडसेट नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है? आप प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, इनको कुछ पता नहीं है। प्लीज एक सेकंड, रहमानी साहब आपको तो पता है ना, आपको तो पता है ना, आप मुझे केवल ये बता दीजिए तस्लीम रहमानी, वो औरतें मुरादाबाद में डॉक्टरों पे पत्थर क्यों फेंक रही थी? एक कारण दे दीजिए, जस्टिफिकेशन, एक जायज जस्टिफिकेशन दे दीजिए, उसके बाद आपसे कोई सवाल नहीं करेगा। आप बता दीजिए क्यों पत्थर फेंक रही थी वो डॉक्टर्स की टीम पर? वो डॉक्टर बंदूकें लेके गए थे, वो डॉक्टर गोलियां चला रहे थे, वो डॉक्टर लाठी चला रहे थे, वहां क्या कर रहे थे? बताइए ना, क्यों उन पर पत्थर फेंका गया था?
ये पिक्चर देख के इनको अच्छा लग रहा था क्या? वो जो कर रही थी वो गलत कर रही थी, वो किसी भड़कावे में थी या किसी गलत फहमी में? वो भड़कावा किसका था, मौलाना साद का या आप जैसे किसी आदमी का? वो टीवी पर बैठकर उसको कवर अप कर देगा, उन्हें पता था। लेकिन मुझे ये बताइए, मुरादाबाद के एक मोहल्ले को आप प्राइम टाइम में डिस्कस कर रहे हैं। सर, दिल्ली का एक मोहल्ला 6 महीने टीवी पर चलता रहे, आप रोज उस पर नोट कमाएं बैठकर, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुरादाबाद का मोहल्ला क्योंकि आपको बुरा लगता है, उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। दिल्ली के एक मोहल्ले को आप पूरी देश भर में मिसाल बनाना चाहते थे कि हर शहर में वो मोहल्ला खड़ा कर देंगे, लेकिन मुरादाबाद के मोहल्ले से आपको बुरा लग रहा है। तस्लीम रहमानी, जितना आप बोल रहे हैं उतना एक्सपोज हो रहे हैं, समझ रहे हैं इस बात को आप? सूरत पे भी कीजिए, आप बॉम्बे सर, सूरत पे भी कल था, बॉम्बे पे भी कल था, अहमदाबाद पे भी कल था, हैदराबाद पे भी कल था। आपको बार बार बता रहा हूं, जिस मसले पर आप एक्सपोज हो रहे हैं उससे आप भागना चाहते हैं, इसलिए आपको बाकी सबकी याद आती है। आप तो नहीं, मैं ये कहता हूं, आप मुझे देशद्रोही समझना चाहते हैं, समझिए। आप तो देशप्रेमी है ना, मैं केवल आपको बोलने का मौका दे रहा हूं। आप बोल रहे हैं और जनता को खुद बता दे रहे हैं कि आपकी सोच क्या है। अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं, इस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कोरोना से जुड़ी मामलों की जानकारी दे रहे हैं। एक बार सुनते हैं क्या कह रहे हैं। सफलता मिलती है तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात होगी, क्योंकि फिर हम सीरियस पेशेंट्स को की ज़िंदगी बचा पाएंगे। मौत होने से लोगों को एक तो मौत तो, ज़िंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है, हम सब लोग कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अभी ये अगर सक्सेसफुल होता है, सफल होता है, तो फिर लोगों के चांसेस, बच जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अभी मैं साफ साफ कर दूं कि ये केवल ट्रायल स्टेज पे है, और ये सफल होगा कि नहीं होगा ये अगले हमें 4-5 दिन के अंदर डॉक्टर्स जब ट्रायल करके देखेंगे तो पता चलेगा। ये टेक्नोलॉजी क्या है? इस टेक्नोलॉजी में जिस व्यक्ति को कोरोना एक बारी हो जाता है, वो जब ठीक होता है तो उसके शरीर में, उसके खून में एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाते हैं। ये एंटीबॉडीज़ उसको ठीक होने में मदद करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो कोरोना से ठीक हो गया, उससे वो अपना रक्तदान करता है। उससे जैसे हम ब्लड डोनेशन करते हैं, ऐसे ही ठीक हुए कोरोना के व्यक्ति से रक्त लिया जाता है। 1 बोतल खून देता है वो, और उसमें से, उसके खून में से प्लाज्मा निकाला जाता है, और वो प्लाज्मा को एनरिच किया जाता है, और उस एनरिच्ड प्लाज्मा को किसी दूसरे पेशेंट में इंजेक्ट कर दिया जाता है। उसके पेशेंट में दूसरे पेशेंट में जो भी बीमार है उसमें डाल दिया जाता है। तो उसके नए पेशेंट में वो प्लाज्मा के एंटीबॉडीज़ चले जाते हैं, और उसके अंदर ठीक होने वाले एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाते हैं। तो इस तरह से इसको ये टेक्नोलॉजी काम करती है। हम सब लोग प्रार्थना करते हैं कि हमारा ये ट्रायल सक्सेसफुल हो। अगर सक्सेसफुल होता है तो इससे एक उम्मीद बंधेगी, और भी कुछ राज्य, जैसे मुझे पता चला है केरला, महाराष्ट्र वगैरह इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो सुना आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बता रहे हैं प्लाज्मा टेक्निक के बारे में, जिसके जरिए कोरोना के इलाज का ट्रायल चल रहा है, उसकी कोशिश चल रही है। हम वापस बहस पर लौट रहे हैं। एक तरफ प्लाज्मा खून के जरिए इलाज की तैयारी है, दूसरी तरफ डॉक्टरों का खून बहाया जा रहा है। बातें बहुत अच्छी नहीं लग रही हैं जो आप लोग आपस में कर रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, लेकिन गजेंद्र चौहान, हकीकत से मुंह तो नहीं मोड़ सकते ना, सच का सामना तो करना पड़ेगा। और जब सच का सामना हो रहा है तो उस स्थिति में क्या आपको नहीं लगता कि ऐसी स्थिति में जो आप बात कह रहे थे, कम्युनिटी के बड़े लोगों को आगे आके ये बोलना चाहिए कि बंद करो ये सब, बजाय कि उसको कवर करने के? देखिए रोहित साहब, ये बहुत संवेदनशील समय है देश के लिए, और हम सब के लिए, हम इस देश का हिस्सा हैं। रहमानी साहब से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, इनको निमंत्रण देना चाहता हूं, फिल्म इंडस्ट्री में आइए, थोड़े दिन गुजारिए, और यहां देखिए कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कैसे मिलकर काम करते हैं एक फिल्म को बनाने के लिए। अगर यही भावना सारे देशवासी एक साथ ले लें कि हमको भारत को अच्छा बनाना है और कोई कम्युनिटी बेस्ड बात ना हो, तो देखिए भारत कैसे चमक जाएगा। आप लोग जो है, और मैं रोहित साहब आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि ये जो है, ये बहुत बड़ी साजिश हुई है इस देश के खिलाफ। इसका जब एंड निकलेगा, आज समय नहीं है, क्योंकि आज सबसे प्रायोरिटी हमारी जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सामने है, देश को बचाने की है, देशवासियों को बचाने के लिए। इसलिए जो रहमानी साहब स्टैटिस्टिक्स मांग रहे हैं ना, ये स्टैटिस्टिक्स देने का समय नहीं है, ये समय है देशवासियों को बचाने का। और मैं आपसे कह सकता हूं कि ये बहुत बड़ी साजिश निकलेगी, और ये सब के सब इनके ऊपर
देशद्रोही का केस होना चाहिए, क्योंकि ये किसी की जान लेने का सवाल है। आप संक्रमण फैला रहे हैं, लोगों की जान जाएगी उससे कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं आप। आपको शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो ऐसे काम कर रहे हैं कि अपने आप को संक्रमित बड़ा गुनाह कर रहे हैं, आप कह तो रहे हैं जनता में घूम रहे हैं। आगे मैं भी जानता हूं फिल्म इंडस्ट्री को थोड़ा बहुत सुनते रहते हैं, खबरें आती हैं गजेंद्र जी, लेकिन आप नहीं जानते, आपने देखा ही नहीं है इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, नहीं है फिल्म इंडस्ट्री का। ग्राउंड पे इसका इम्पैक्ट क्या है? आपका ग्रास रूट से आपका कोई इंटरेक्शन है? जो आपके जो अल्फाज हैं, ये अल्फाज ग्रास रूट पे क्या इम्पैक्ट कर रहा है, आप उसकी ग्रेविटी को समझते है ना? तो आप देखिए लिंचिंग शुरू हो गई है। आप बता दीजिए, आपके इतना ज्ञान है एक सेकंड, सोशल बाइकॉट शुरू हो गया। एक सेकंड, मेरा यही सवाल है, एग्जैक्टली मैं इसी पर आ रहा हूं। समझा दीजिए, हवा में उड़ी चली जा रही है। नहीं, आपको मैं समझा रहा हूं कि सबक लीजिए हमसे। के बारे में कितना बड़ा था, आज वहां के डीएम तक सस्पेंड हुए बैठे। बिहार में चंपारण के जिन्होंने झूठ बोला और उस झूठ को पूरे मीडिया ने चलाया कि जालिम खान साहब है वो नेपाल से इंपोर्ट कर रहा है यहाँ पर कोरोना के पेशेंट्स को। कितना बड़ा झूठ था, ब्रेक पर जाऊं, एक्सपोज हुआ। आज डीएम और एसपी सस्पेंड हुए बैठे और आप इस पर डिबेट कर रहे थे यहाँ बैठे हुए। डॉक्टर गौतम भंसाली को मैं एक सेकंड चर्चा में लाना चाहता हूं। एक सेकंड सर, क्योंकि डॉक्टर साहब रोज ऐसे पेशेंट्स का सामना कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, जब इस तरह की बातें सुनते हैं टीवी पर और इस तरह के लोगों को सुनते हैं जो कवर करते हैं इन चीजों को तमाम वजूहात देकर, तो कैसा लगता है आपको? गुस्सा आता है, दिल टूटता है, कैसा लगता है? पहली बात तो ये इतना एक शर्मनाक और बहुत ही हास्यास्पद बयान है जो एक जनाब यहाँ बैठे हुए और वो अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग इतने टाइम से फ्रंट लाइन वॉरियर की तरह काम कर रहे हैं, हम डॉक्टर्स नर्सेज सब लगे हुए हैं और मैं सच्चाई से कहना चाहता हूँ, हमने कभी किसी पेशेंट को ये नहीं पूछा कि तुम हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या क्या हो। हम लोग, आप हमारी स्थिति देखिए, हम लोग पीपीई किट पहनते हैं। ये जनाब को बोलिए एक बार पीपीई किट पहन के दिखाए, कितना सफोकेटिंग होता है। 3 लेयर में होते हैं हम लोग और हमारे अंदर स्वेटिंग होती है। 6 घंटे तक हमको लगातार पहन के रहना पड़ता है। आप उस पीपीई किट को पहन कर टेस्ट करने के लिए घर पे जा रहे हैं और आप उनके ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं। तो आपको मालूम नहीं है शायद। मुझे ये अभी तक समझ में नहीं आया कि इनके घर पे ये पत्थर आते कहाँ से है, कौन लाके देता है इनको पत्थर ये, और कौन इनको गुमराह कर रहा है जो इनको इनका पत्थर मिलते हैं। और ये पीपीई किट पहने हुए डॉक्टर्स के ऊपर, स्टाफ के ऊपर, हेल्थ के ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं। और क्या डॉक्टर एक्स्ट्रा सैलरी मिल रही है? सरकार ने सबको बोल के रखा है चाहे आप काम करो चाहे काम नहीं करो, सबको पैसा मिलेगा, किसी की सैलरी कटती होगी। फिर भी हमारा रहमानी साहब एक बार थोड़ा तथ्यों को भी दुरुस्त कीजिएगा। जो आपने बिहार के डीएम एसपी को लेकर कहा उसको भी दुरुस्त कर लीजिएगा, पहली चीज। और दूसरा, जो आपने निंदा के नाम पर जस्टिफिकेशन दिए हैं सर, उनको भी थोड़ा दुरुस्त कीजिएगा, क्योंकि डॉक्टर पर ही अगर पत्थर मारेंगे तो फिर जान कौन बचाएगा। इसीलिए हमने आज कहा भाईजान की सुनो, डॉक्टरों पर तो कम से कम रहम करो।